नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ये कंप्यूटर फंडामेंटल का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है दोस्तों। तो मैंने तीसरा पार्ट तक अपने चैनल पर लोड कर लिया हूँ। वो आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिए, तभी इसको देखिएगा तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा दोस्तों। तो आज पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट जनरेशन तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि आपको मैंने बता दिया था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेकंड जनरेशन के बारे में दोस्तों, यानी कि दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में क्या क्या चीज़ हुआ, क्या बना, क्या हुआ, यानी कि दूसरी पीढ़ी में क्या आया, इसमें क्या क्या चीज़ चेंजिंग हुआ, ये चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ हुआ। फर्स्ट जनरेशन में आपको बैकअप ट्यू था, तो उसको हटा कर क्या लाया गया, स्टोरेज के लिए क्या हुआ, स्पीड के लिए क्या हुआ। तो सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आते हैं 1956 से 1964 के बीच, यहाँ सेकंड जनरेशन की शुरुआत हुई, यानी कि दूसरी पीढ़ी, ठीक ना। फर्स्ट जनरेशन में वैज्ञानिक बहुत परेशान थे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत गर्म होता था। गर्म क्यों होता था कि हमारे वैक्यूम ट्यूब से चलता था विद्युत प्रवाह के लिए, और बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था, और बहुत वोल्टेज भी करता था, बहुत जगह भी छेकता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था। उसको हटाकर सेकंड जनरेशन में हम लोग लाएँ, यानी कि हमारे वैज्ञानिक ने लाए ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ, विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। ये विद्युत को प्रवाह करता था, विद्युत को फैलाता था, सभी पार्ट्स को आपको देता था, यानी कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ था विद्युत प्रवाह के लिए। अब आते हैं ट्रांजिस्टर का कौन कौन ने बनाया था। ब्रेटन, शॉकले, बार्डन, इन वैज्ञानिक मिलकर ट्रांजिस्टर को निर्माण किया था दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी में स्पीड मापी जाती थी मिली सेकंड। पहली स्पीड में स्पीड मापी जाती थी मिली सेकंड में, कैलकुलेशन होती थी, ठीक ना, मिली सेकंड में ही होती थी। लेकिन दूसरी पीढ़ी में माइक्रो स्पीड, यानी कि माइक्रो सेकंड, ठीक ना, माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी में माइक्रो स्पीड, यानी कि माइक्रो सेकंड में स्पीड मापी जाती है, ठीक ना। स्टोरेज के लिए क्या कुछ चेंजिंग हुआ, यानी कि पहली पीढ़ी में मिली सेकंड था, देखिए मिली सेकंड था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में माइक्रो सेकंड आ गया, ठीक है, यानी चेंजिंग हो गया। दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए क्या चेंजिंग हुआ, दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है ना। और स्टोरेज के लिए देखिए इसको बोलते हैं स्टोरेज, टेप था, मैग्नेटिक टेप, रील वाला, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में भाषा का निर्माण हुआ, फोट्रॉन, कोबल। फोट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो वैज्ञानिक गणितज्ञ ही चला पाते थे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो भाषा है, जो वैज्ञानिकों थे, गणितज्ञ होते हैं, वही ये भाषा को यूज करते थे, वही कंप्यूटर के चला पाते थे। कोबोल और फोट्रॉन, यानी कोबोल जो होता है, ये भाषा निर्माण हुआ था बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। यहाँ पर देखिए ये भाषा बना था बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, कॉमर्शियल के लिए भाषा को निर्माण होता था। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या है दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, वो मशीनी भाषा को, यानी कि हाई लेवल कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, जैसे आप भाषा को सीख कर क्या कर सकते हैं। जैसे आप भाषा को सीख कर क्या कर सकते हैं, कोई भाषा पढ़कर। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स और मैथ पढ़ते जो बहुत ज़्यादा जो वैज्ञानिक लोग होते हैं फिजिक्स और मैथ में, वो उसी से सेटेलाइट को काम करते थे, जीपीएस काम करते थे। जैसे सेटेलाइट, जीपीएस, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करना है कि जीपीएस कौन आदमी कहाँ गया, कहाँ पर है, तो जीपीएस की मदद से पता करता था। जीपीएस से इसे पढ़ने के लिए आपको फिर सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, मैथ, आपको इस सब में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से भाषा का भी पढ़ के आपको इस तरह से आपको बिजनेस या कॉमर्शियल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। फोट्रॉन कोबल भाषा से कंप्यूटर में कोडिंग होती है। फोट्रॉन और
कोबल भाषा से ही कंप्यूटर में कोडिंग होती है जो वैज्ञानिक लोग कर पाते हैं। व्यापार के लिए पहला कंप्यूटर बना था यूनिबैक 1, याद रखना है। फोर्ट्रॉन कोबल क्या है, ठीक ना। फोर्ट्रॉन कोबल क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं समझता था, ठीक ना। फोर्ट्रॉन कोबल जो है ये क्या है, कंप्यूटर नहीं समझता था। कंप्यूटर तो मशीनी भाषा जानता था, ठीक ना। कंप्यूटर तो मशीनी भाषा जानता था, यानी कि 0 और 1, ठीक ना। कंप्यूटर को समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, देखिएगा कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को समझाने के हाई लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा को चेंज करने के लिए दूसरी पीढ़ी में, ठीक ना, दूसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। इससे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में, वो यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लाए गए, ठीक ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, ठीक ना, जो कि पहले आपको जो वैज्ञानिक लोग थे वही आपको इस भाषा को चला पाते थे और नहीं हम लोग चला पाते। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया, हाई लेवल लैंग्वेज आया, इससे हम लोग मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज किए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इससे हम लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज करने लगे। समझ गए होंगे। दूसरी पीढ़ी में कौन कौन सा कंप्यूटर का निर्माण हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। IBM 1401 एंड NCR 304, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर थे जो भाषा को स्टोर करवाते थे, स्टोर करना था। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी भाषा को स्टोर करते थे, ठीक ना। IBM 1401 बना था दूसरी पीढ़ी में, जो कि डाटा का स्टोर करके रखा जा सके। अब आते हैं थर्ड जनरेशन, नीचे आ जाते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ हुआ था इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड जनरेशन जो हुआ था 1964 से लेकर 1975 के बीच, ठीक ना, तीसरी पीढ़ी, ठीक ना। अब विद्युत प्रवाह के लिए, यानी विद्युत प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कर सके, ठीक ना। देखिए विद्युत प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कर सके, बिना विद्युत प्रवाह के लिए तो कंप्यूटर हमारा चलता नहीं है, ठीक ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कर सके, बिना विद्युत प्रवाह के कंप्यूटर नहीं चलता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि तीसरी पीढ़ी में क्या क्या हुआ, तीसरी पीढ़ी में विद्युत प्रवाह के लिए, यानी कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया, ठीक ना। विद्युत प्रवाह के लिए, करंट पास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे करंट पास करती है। हमारी जो मशीन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो करंट पास करने के लिए IC का निर्माण हुआ, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ तीसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। समझ गए होंगे। पहला पीढ़ी में हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करंट से चलता है, तो करंट से चलने के लिए पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था। सेकंड जनरेशन में करंट पास करने के लिए विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर के हुआ था निर्माण, और तीसरी पीढ़ी में हमको IC का निर्माण हुआ, करंट प्रवाह के लिए, विद्युत सभी पास्ट में विद्युत पहुंचाने के लिए, ठीक ना, क्योंकि बिना करंट के तो चलेगा नहीं कंप्यूटर, तो IC का निर्माण हुआ। तीसरी पीढ़ी में क्या क्या हुआ, नैनो सेकंड। तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकंड से ही स्पीड को मापी जाती थी, ठीक ना। तो आपको ये भी याद करना है कि पहला में कौन स्पीड किससे नापी जाती थी, ठीक ना, और दूसरी में किससे नापी जाती थी, और तीसरी में किससे नापी जाती थी, ठीक है ना। ये भी आपको याद करना है। तो तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकंड से स्पीड नापी जाती थी। स्पीड को मेजर करने के लिए नैनो सेकंड का इस्तेमाल होने लगा था तीसरी पीढ़ी में, ठीक ना। वन सेकंड में कितने नैनो सेकंड प्रोसेस चलते हैं, ठीक ना। तीसरी पीढ़ी में हम लोग क्या किए, इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करने लगे थे। तीसरी पीढ़ी में हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के निर्माण करने लगे थे। इनपुट और आउटपुट का यूज हार्डवेयर से हम लोग करने लगे थे। इनपुट और आउटपुट मतलब हार्डवेयर से यूज करने लगे थे। बहुत सा हार्डवेयर हम लोग यूज करने लगे थे इनपुट और आउटपुट के माध्यम से। जिससे छू सकते हैं उसी को हार्डवेयर कहते हैं। कोई पूछेगा कि हार्डवेयर किसको कहते हैं, तो जिससे हम छू सकते हैं उसी को हार्डवेयर कहते हैं, और हार्डवेयर भी होते हैं। जिससे छूते हैं उसी को हार्डवेयर भी होते हैं। और नीचे आते हैं, इनपुट और आउटपुट सभी हार्डवेयर होते हैं।
कंप्यूटर के अंदर और बाहर सभी पार्ट्स को हम हार्डवेयर ही कहते हैं। उसके बाद आते हैं जॉन किल्बी और रॉबर्ट नायर। ये क्या थे? जॉन किल्बी और रॉबर्ट नायर 1960 में आईसी यानी कि ट्रांजिस्टर यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का बनाया था, निर्माण किया था। अब आते हैं नीचे, तीसरी पीढ़ी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तीसरी पीढ़ी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नीचे आते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा रियल टाइम सिस्टम था जिससे आप टाइम दे देते हो और कंप्यूटर को काम दिया जाता था, ठीक ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टाइम सिस्टम था जिससे आप टाइम दे दे के काम लेते थे, ठीक ना। देते के काम करते थे, कंप्यूटर को काम दे दे के काम करवाया जाता था, काम करवाया जाता। सपोज करो, जैसे देखिए 2 मिनट में हम कंप्यूटर को प्रोसेस करना है, हम लोग रियल टाइम देखे 2 मिनट में कंप्यूटर को प्रोसेस करना है। 3 मिनट में कंप्यूटर को हार्डवेयर का काम करवाना है, यानी कि कंप्यूटर से तीसरा मिनट में हमको हार्डवेयर में जो प्रिंटर का हार्डवेयर है उससे आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। 4 मिनट में मुझे कोडिंग करना है, ठीक ना। अब क्या होगा अगर कंप्यूटर को टाइम दे देते हो और उतने ही टाइम में वो काम करेगा, ठीक है ना। टाइम दे दे को हम काम करवाते थे। सपोज अगर 2 मिनट में कंप्यूटर को प्रोसेस करना था, अगर वो नहीं करता है तो लास्ट में वो काम को पूरा करेगा, ठीक है ना। अगर 2 मिनट में हम कंप्यूटर को प्रोसेस नहीं किया, 2 मिनट में कोई काम दिया और प्रोसेस नहीं करेगा तो लास्ट में वो काम को करेगा और 3 मिनट में आपको वो प्रिंट करेगा और 4 मिनट में कोडिंग करेगा। यानी कि 2 मिनट में हम प्रोसेस करने के लिए काम दिए हैं, ठीक है, वो काम करेगा। तीसरा मिनट में हमको हार्डवेयर से कोई प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर कोई काम नहीं करता है तो लास्ट में करेगा, उसके बाद फिर आपको 3 मिनट वाला काम करेगा, फिर आपको 4 मिनट वाला काम आपको करेगा। ऐसा करके 2 प्रकार का रियल टाइम होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम, और ठीक है ना। यानी कि 2 प्रकार के रियल टाइम होते हैं, ठीक है ना। हार्ड रियल टाइम और दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में फिक्स टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। हार्ड रियल टाइम में फिक्स टाइम दिया जाता है। वो फिक्स होता है कि अगर वो काम नहीं होता है तो छोड़ दो। अगर हमने आपको कहागा हार्ड रियल टाइम में फिक्स आपको होता है, अगर आप कोई काम नहीं होता है तो मत लो, छोड़ दो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम। और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, ठीक है ना। सॉफ्ट रियल टाइम ये प्रोबेबिलिटी बेस पर होता है, ठीक है ना। मतलब सॉफ्ट रियल टाइम ये देखता है, ठीक ना। सॉफ्ट रियल टाइम ये देखता है कि सबसे हल्का काम कौन सा है, सबसे हल्का काम कौन सा है वो पहले कर लेगा, ठीक ना। और दूसरा सबसे जो हार्ड होगा वो लास्ट में कर लेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम, ठीक ना। अब आते हैं नीचे, IBM 360 कंप्यूटर बना। और तीसरी पीढ़ी में क्या क्या चीज़ बना? तो IBM 360 कंप्यूटर बना। PDP-8 एंड PDP-11 कंप्यूटर बना था, ठीक ना। PDP-8 कंप्यूटर यानी कि मिनी कंप्यूटर बना तीसरी पीढ़ी में। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं चौथी पीढ़ी को दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।